हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम वेलोसिटी इन प्लेन मिरर और इसके साथ में हम प्रीवियस लेक्चर का पेंडिंग लेक्चर भी आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम परपेंडिकुलर मिरर के लिए क्या देखेंगे, इमेजेज देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने पेन नोटबुक निकालेंगे और नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आज का गोल रहेगा हमारा नंबर ऑफ इमेजेज में हम पैरेलल के लिए पढ़ चुके हैं और उसके लिए क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। इसके बाद में हम परपेंडिकुलर के लिए देखेंगे और उसके ऊपर बाद में हम क्रिस क्रॉस मेथड, सर्कुलर मेथड, इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर इनसे आप शॉर्ट ट्रिक से भी आपको इमेजेज निकालना बताएंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे लास्ट में वेलोसिटी इन प्लेन मिरर और सभी पर क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा। सभी अपने पेन नोटबुक निकालेंगे और साथ में ही नोट्स बनाते चलेंगे। सभी ने अपने पेन नोटबुक निकाल लिए, तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जहांगीर एंड दिस इज योर क्यूरसा चैनल स्टूडेंट वाला। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हेन टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है, जब दो मिरर होंगे तो वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उसके लिए हम आज इमेजेस प्राप्त करेंगे। ये हमारे पास एक मिरर ये रहा और ये एक मिरर M2 ये रहा। ठीक है, इसको मैंने M1 बोला और इसको मैंने M2 बोला। और यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट और रख देता हूँ। यहाँ पर क्या रखा मैंने, ऑब्जेक्ट और रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा और भी बड़ा बना देता हूँ मैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और रखा है। अब इससे मेरे को कितने इमेज प्राप्त होगी। कई बच्चों ने इसको रट रखा है और उसमें वो सीधा बोलेंगे 3 इमेज, लेकिन वो 3 इमेज किस प्रकार से आई वो आज के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। बननी तो चाहिए थी 4 इमेज, लेकिन 3 इमेज क्यों बन रही है वो कॉन्सेप्ट भी आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट। यहाँ पर देखो, ये वाला तो सभी को मालूम है कि इस पर हम यहाँ से एक रे जाएगी और वो परपेंडिकुलर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इमेज से I2 प्राप्त होगी हमें। यहाँ पर इसकी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूरी पर हमें इमेज प्राप्त होगी। इसके लिए भी सेम मेथड कार्य करेगा प्लेन मिरर के लिए। अगर प्लेन मिरर के अंदर आपको इमेजेस बनाना नहीं आ रहा है तो टाइप करेंगे रे ऑप्टिक्स 01 स्टूडेंट वाला। वहाँ पर मैंने इसके डायग्राम में वो डायग्राम रे ऑप्टिक्स के थ्रू सब कुछ समझा रखा है कि प्लेन मिरर से इमेजेस किस प्रकार से बनती हैं एक सिंगल प्लेन मिरर से। यहाँ पर हमें पता चल गया है कि इस M1 के लिए इमेज I1 प्राप्त होगी, M2 के लिए इमेज I1 प्राप्त होगी। अब इसके साथ में इसका रे डायग्राम भी हम बनाएं तो ये मान लो कि इससे ये प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो इससे प्रकाश की किरण इस दिशा में जाएगी, अपवर्तन का रियल अप्लाव होगा तो ये हमें पीछे से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये यहाँ से, इसके लिए भी सेम यही मेथड कार्य करेगा। प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी, टकराएगी, ये हमें कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन ये एक्चुअल में आ कहाँ से रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है। यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पूरा पढ़ चुके हैं रे डायग्राम के थ्रू। इतना हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कोई थर्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो हमें इसको देख रहे, तो उसको ये फर्स्ट और सेकंड इमेज दिखाई देगी। अब इसके बाद में मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा इंक्रीज और कर लेता हूँ। इमेज को क्या करूँगा, और इमेज प्राप्त करने के लिए मैं ये कर लेता हूँ, मान लिया इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब इस मिरर को मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ इसकी इमेज हमें, यहाँ पर इसकी इमेज प्राप्त होगी, या फिर यहाँ मान लो इसकी इमेज यहाँ मेरे को प्राप्त होगी, जिसको मैं बोल रहा हूँ I3। I1 की इमेज भी हमें I3 प्राप्त होगी, I2 की इमेज भी हमें I3 प्राप्त होगी। किस प्रकार से प्राप्त होगी वो इसके अंदर रे डायग्राम से अभी हम समझते हैं। ये हमें और डिस्टेंस पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक बना लो। इसके बाद में अंदर क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा डायग्राम्स होंगी, बहुत ज़्यादा रेज होंगी, इसके बाद समझ में नहीं आएगा, तो इसको एक बार इतना कोच करके बना लें। अब इसका मैं क्या करूँगी, इमेज यहाँ पर हमें क्यों प्राप्त हुई इसका यहाँ पर बना लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, 2 प्लेन मिरर है। ये हमारे पास यहाँ 2 प्लेन मिरर हैं और ये यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट पर रखे हुए हैं। अब मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पर कोई रे डालता हूँ, यहाँ पर मैं कोई प्रकाश की किरण डालूंगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस दिशा में चलाई जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये इधर चली जाएगी। ठीक है, तो ये पीछे से हमें ये इस दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें पीछे से कहीं आते हुए प्रतीत होंगे। इसी प्रकार ये प्रकाश की किरण मैं यहाँ पर आपतित क्रम या फिर इंसिडेंस रे कराता हूँ तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी और इसके बाद में इस दिशा में रिफ्लेक्ट होगी और फिर इस दिशा में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
तो ये मुझे पीछे से कहीं आते हुए प्रतीत होगी, ये मेरे को पीछे से कहीं आती हुई प्रतीत होगी, जिसको मैं क्या बोल दूंगा, इमेज I3 बोल दूंगा। इसकी इमेज में I3 प्राप्त हो जाएगी, O का ऑब्जेक्ट की I3 इमेज प्राप्त हो जाएगी। अगर ऐसे भी नहीं करते हो तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इमेज मिरर को बढ़ा लिया मैंने, मिरर को क्या किया, एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया है। तो बढ़ाने पर क्या होगा, I2 क्या करेगा, I2 इस वाले M1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, और जिसके इमेज में I3 प्राप्त होगी। अगर और M2 मिरर को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो M2 मिरर के लिए मेरे को I3 क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। इसका डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं। प्रकाश की किरण यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंसिडेंस कराऊंगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस दिशा में ये चली जाएगी, तो ये मेरे को पीछे से यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इसी प्रकार मैं यहाँ से इस प्रकाश की किरण यहाँ क्या कराऊंगा, इंसिडेंस करा रहा हूँ, तो उसके बाद में ये प्रकाश की किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस दिशा में क्या होगा, चली जाएगी। ये मेरे को यहाँ पीछे से इससे आती हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार हमें I1, I2, I3 इमेजेज प्राप्त होंगी। इसका मैंने पीछे से यहाँ पूरा खुला बता दिया है, और यहाँ पर ये डायग्राम्स पूरे कंप्लीट कर दी। तो इसके अंदर आपको क्या पता चला है, आपके पास जब मिरर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, जब आपके पास मिरर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो आपको थ्री इमेजेस प्राप्त होंगी। वो किस प्रकार, रे डायग्राम के थ्रू हमने इसको समझा है। फर्स्ट में क्या देखा, इससे प्रकाश की किरण आ रही थी, प्रकाश की किरण आ रही थी, तो इसको मैंने अंतिम छोर से इसके ऊपर आपतित किया, और इसको यहाँ से क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, तो ये मेरे को पीछे से यहाँ कहीं आती हुई प्रतीत हो रही है। M1 के लिए भी ये मेरे को पीछे से मिरर से कहीं आती हुई प्रतीत होंगी। ये सारी घटना मैं लेक्चर फर्स्ट में पूरी घटना पढ़ा चुका हूँ। तो अभी टाइप करेंगे आप लेक्चर 0 फर्स्ट रे ऑप्टिक्स स्टूडेंट वाला, वहाँ पर आपको रे डायग्राम्स और रे डायग्राम्स के बिना भी आपको ये इमेजेस कैसे प्राप्त होती हैं वो पूरा समझाया गया है। यहाँ पर तो उसका ही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये हमें 3 ऑब्जेक्ट प्राप्त हो गए। अब इसके बाद में ये इतना नोट करें, इसके बाद में हम इसको सर्कुलर मेथड से भी क्या कर सकते हैं, ये इमेजेस प्राप्त करते हैं जब ये परपेंडिकुलर होती हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें इमेजेस कितनी प्राप्त हो गई, परपेंडिकुलर के लिए इमेजेस प्राप्त हो गई, 3 इमेजेस प्राप्त हो गई। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, यदि आपके पास ये है, पॉज करके नोट करेंगे सभी। अब मेरे पास क्या है, मैं आपके लिए एक परपेंडिकुलर का, ये मेरे पास मिरर M1 है, ये मेरे पास मिरर M1 है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये मेरे पास मिरर M2 है, ये मिरर मेरे पास क्या है, M2। अब ये दोनों मिरर क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर मेरे को नंबर ऑफ इमेजेस कितनी प्राप्त होंगी, 3, 2, 0, 1। तो इसके अंदर से आप सभी पॉज करके इसको नोट करेंगे, और इसको आप स्वयं से हल करेंगे। ठीक है, सभी करेंगे, कितनी इमेजेस प्राप्त होंगी। सेम राइट डायग्राम बनाना आपको, इसके अंदर राइट डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी इमेजेस प्राप्त होंगी। ठीक है, मैं मानूंगा सभी ने कर लिया है, नहीं किया तो पॉज करके ट्राई करेंगे। अब इसके अंदर देखो, एक प्रकाश की किरण तो ये इस प्रकार सीधी दिशा में आएगी। ठीक है, यहाँ से आ रही है ये प्रकाश की किरण, और ये यहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से आएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसकी इमेज मेरे को यहाँ कहीं प्राप्त होगी। ठीक है, और इसी प्रकार मेरे को पता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है उतनी दूरी पर मेरे को क्या होगी, इमेज प्राप्त होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आप लगा सकते हो, ये इमेज आपको प्राप्त होगी। और इसका रे डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये प्रकाश की किरण मेरे को यहाँ से कहीं आती हुई प्रतीत होगी, और यहाँ से इसको मैं रिफ्लेक्ट कर दूँगा। ठीक है, ये कौन सा रिफ्लेक्शन के लॉ से मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मेरे को मान लिया मेरा I1 प्राप्त हो गया, और ये मेरे को I2 प्राप्त होगा। सेम यही कंडीशन इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो ये मेरे को यहाँ से कहीं आती हुई प्रतीत होगी, तो मैं इसको यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर दूँ रिफ्लेक्शन के लॉ से। इसके अलावा ये बताओ, मैं ये प्रकाश की किरण उसके अंदर मैंने परपेंडिकुलर था, तो प्रकाश की किरण यहाँ एक्सटेंड कर रही थी, और एक प्रकाश की किरण यहाँ, तो इसके बाद में ये रिफ्लेक्ट हुआ और इस दिशा में चला, और ये रिफ्लेक्ट हुआ और इस दिशा में चला गया, ये दोनों पीछे मीट कर गई थी। लेकिन यहाँ पर ये बताओ, इस प्रकाश की किरण को मैं यहाँ पर गिराता हूँ, यहाँ पर गिराऊंगा तो प्रकाश की किरण इसी दिशा में जाएगी या फिर इस दिशा में जाएगी, प्रकाश की किरण इसी डायरेक्शन में क्या करेगी, गमन करेगी। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पर भी रेज गिराता हूँ, तो एक बार गिराकर दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा, प्रकाश की किरण यहाँ चली जाएगी, तो ये इसी इमेज से आपको प्राप्त होती है। इसी प्रकार यहाँ के लिए भी आपको ये क्या होगी, इमेज मैं यहाँ पर क्या कराता हूँ, एक्सटेंड करवाता हूँ, और ये यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये मेरे को यहाँ पीछे से कहीं आती हुई प्रतीत होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया,
कि M1 और M2 से ऑब्जेक्ट से कितने ही इमेज मैं M1 M2 पर इंसिडेंस करूं, लेकिन मेरे को इमेज कितनी प्राप्त होनी है, I1 और I2 दो ही इमेज प्राप्त होनी है, थर्ड इमेज प्राप्त नहीं होगी। तो इस केस में मेरे को दो ही इमेज प्राप्त होते हैं, इसलिए रे डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रे डायग्राम भी नहीं आ रहा है तो इससे भी बढ़िया मेथड आपको बताएंगे कि इमेजेस कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। परपेंडिकुलर के लिए हमें अगर परपेंडिकुलर दे रखा है तो मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं, तीन इमेजेस प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का केस आता है उसके अंदर हम दो इमेज प्राप्त करते हैं। पैरेलल होता है उसके अंदर इन्फिनिटी प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार के पैरेलल में हम क्या करते हैं, दो ही इमेज प्राप्त करते हैं और ऑब्जेक्ट एक ही इमेज देखता है, जो इमेज में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट करेंगे। इसके बाद में हम आपके लिए लेकर आते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट, सर्कुलर मेथड लेकर आते हैं, जिससे आप क्या करते हो, कोई भी इमेज आप आसानी से बना दो, या फिर उससे ही आप एक नया कॉन्सेप्ट निकालेंगे हम, जो आप देखते तो उससे आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो सर्कुलर मेथड क्या होगा देखो, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। सर्कुलर कॉन्सेप्ट में क्या, हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर मिरर हैं, हमारे पास दो परपेंडिकुलर मिरर हैं। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट और रख दिया, और इनका क्या है, अब ये बताओ, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो ये इसको मैं 45 बोल देता हूँ और इसको मैं 45 बोल देता हूँ। एक बार आपको समझाने के लिए मैंने इसको 45 बोला, आप तो 20 और 30 भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 30 मत रख देना। ठीक है, 20 और 40 ही रखूँगा, क्योंकि ये दोनों एंगल, दोनों का सम फिर ये 90 आना चाहिए ना, वो कंडीशन आपको सभी बता दी जाएगी। अब आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने पीछे बताया कि इसकी इमेज आपको यहाँ प्राप्त हो रही है, इसकी इमेज आपको यहाँ प्राप्त होगी, और इसकी इमेज आपको यहाँ प्राप्त हो रही है, यहाँ इसकी इमेज प्राप्त होगी। ये वाला मैं इसको बढ़ाकर जितनी दूरी पर रखी हुई है वहाँ पर आपको आई, इसको मैं M2 बोल देता हूँ, इसको M1 बोल देता हूँ, तो I2 प्राप्त होगी और ये आपको I1 प्राप्त होगी, जितनी दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, अब इसको मैं बढ़ाता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो वही कंडीशन है, यदि मैं एक बार इसको मिरर बनाता हूँ तो इसकी इमेज मेरे को यहाँ प्राप्त होगी और इसकी मिरर इमेज मेरे को यहाँ प्राप्त होगी। जितनी दूरी पर रखी हुई है उतनी ही दूरी के लिए मेरे को यहाँ इमेज प्राप्त हो जाएगी I3। अब इसको मैं मिरर ना मानकर मैं इस वाले को मिरर मानूंगा तो मेरे को इससे भी इमेज सेम डिस्टेंस पर प्राप्त हो जाएगी I3। ठीक है, ये कंसेप्ट अभी हम समझ कर रहे हैं। ठीक, अब तो इसके अंदर फिर बताना क्या चाहते हैं सर, अब इसके अंदर मैं बताना क्या चाहता हूँ वो देखो। अब इसके अंदर अब इसके अंदर मैं बताना ये चाहता हूँ आप सभी को कि जो ये हम जो मिरर की इमेज बना रहे हैं, हम परपेंडिकुलर मिरर के लिए क्या बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं। इसके अंदर देखो ये एंगल 45 है, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको भी 45 बोल सकता हूँ और इसको भी मैं क्या बोलूँगा, 45 डिग्री बोल सकता हूँ। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल मैं यूज कर लेता हूँ। देखो मेरी मार्कर के ऊपर नज़र रखना आप सभी, इसके अंदर मैं नामांकन कर देता हूँ O, I1, P और ये M, I1, M, P और M, P, O। इसके अंदर क्या है, इस ट्रायंगल में देखो ये वाली MP रेखा है, ये MP रेखा है, वो क्या आ रही है आपके पास, MP रेखा आ रही है, कॉमन आ रही है, तो MP आपके पास यहाँ पर कॉमन आ गई। दोनों में एंगल समान है, दोनों में एंगल भी समान है, इक्वल एंगल है, 45 डिग्री 45 डिग्री इक्वल एंगल आ गया है। अब इसके साथ में हमने पीछे क्या पढ़ा था, इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये वाली डिस्टेंस भी दोनों की बराबर है। तो इसके अंदर भुजा कोण भुजा रूल से मैं इनकी I1, P और OP भुजा को भी क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये हो गया, मैं ये वाली डिस्टेंस भी इनकी क्या कर सकता हूँ, बराबर, जिसको मैं R बोल देता हूँ, तो ये भी कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। ध्यान से देखना, इसको पूरा मेथड निकाल कर लेकर आएंगे। यहाँ से मैंने क्या किया है, पहले आपको बता दिया कि इससे तीन इमेजेस किस प्रकार से प्राप्त होंगी। ठीक है, अब ये तीन इमेजेस प्राप्त होने के बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसके अंदर सर्कुलर मेथड में जाने के लिए। तो मैंने क्या कहा, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, तो ये इमेज भी 45 डिग्री पर है। अगर 45 डिग्री है तो इसके अंदर देखो ये एंगल बराबर है, ये इसकी भुजा बराबर है, ये इवेनिस्ट है, तो इससे हम ये R वाली डिस्टेंस भी क्या कर सकता हूँ, मैं बराबर बोल सकता हूँ। सेम इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में ये दो त्रिभुज ले लेता हूँ,
इस बड़े वाले में ये दो त्रिभुज लेकर इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा, ये भुजा इसमें उभयनिष्ठ आ गई, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मैं इस वाली भुजा को भी क्या बोल सकता हूँ, आर भुजा बोल सकता हूँ। इस वाली भुजा को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, आर भुजा बोल सकता हूँ। अब आर भुजा बोल दिया। आप तो इसके अंदर देखो, यदि कोई भी 3 पॉइंट है, यदि कोई भी 3 पॉइंट आपको समान दूरी पर रखे हुए मिल जाए, यदि आप कोई भी 3 पॉइंट हैं जो सेंटर से 3 पॉइंट सेंटर से समान दूरी पर और क्वाड्रेंट में मिल जाएं रखे हुए, तो आप उनसे एक सर्कल का निर्माण कर सकते हैं। और सर्कल का निर्माण करने पर चौथा आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो भी उसी समान दूरी पर इस सर्किल का निर्माण करेगा। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो भी क्या करेगा, एक सर्किल का निर्माण करेगा। ये था आपका सर्किल मेथड। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जो आप इमेजेस प्राप्त करते हैं, जब हम इमेज प्राप्त करते हैं परपेंडिकुलर के लिए, इसके अंदर हम सर्कुलर मेथड लगा सकते हैं। और साथ में ही इमेज जितनी ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखा हुआ है, जितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ में रखा हुआ है, इमेज भी उतने ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ में बनेगी। इसके अंदर क्या समझाना चाहता हूँ, इसके अंदर ये समझाना चाहता हूँ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ में रखा हुआ है, आपकी इमेज भी उतने ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ में बनेगी। यदि मैं यहाँ पर ये बोल देता हूँ आपको, ये दो क्या हैं, ये आपके पास ये मान लो कि मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर है, दो इमेज, दो मिरर परपेंडिकुलर है, और ये है 40 और 20 पर रखे हुए हैं। 40 डिग्री और 20 डिग्री पर आपको एक इमेज रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज किस प्रकार से प्राप्त होगी, इस वाले से ये 20 डिग्री पर ही प्राप्त होगी, और इस वाले से ये 40 डिग्री पर प्राप्त होगी। इस वाले से ये 40 डिग्री पर और इस वाले से ये 20 डिग्री पर। इस प्रकार से जब ये इमेजेस आगे हम बढ़ाते जाओगे ना, ये इमेजेस हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये एक सर्किल का निर्माण करेंगे। क्वाड्रेंट में आपको क्या है, निश्चित दूरी पर आपको कोई इस प्रकार से परपेंडिकुलर में कोई निश्चित दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ दे दिया जाए और उसके मध्य आपको ये एंगल प्राप्त है, तो आपको वह सर्किल के अंदर ही, सर्किल की परिधि पर ही क्या मिलेगा, वह इमेज प्राप्त होगा। सर्किल की परिधि पर ही और समान एंगल के साथ में, क्या है, समान एंगल। यह आई आपको अल्फा दे दिया, ये बीटा दे दिया, तो ये यहाँ पर इमेज बनेगा वो अल्फा बनेगा, और यहाँ पर इमेज बनेगा वो बीटा बनेगा। तो इसको एक बार मैं कंप्लीटली समझा देता हूँ आपको, ये अल्फा बीटा वाला, ठीक है। इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में और भी अच्छे से समझाते हैं आपको। यहाँ से थोड़ा बहुत फील आया क्या आपको, कि आपको क्या है, 45 डिग्री 45 डिग्री पर इमेज रखी हुई है, और जितनी दूरी पर रखी हुई थी उतनी दूरी पर और भी इमेजेस प्राप्त हो रही है। इससे हम क्या करते हैं, ये 3 पॉइंट हमारे सर्किल पर प्राप्त हो गए, जिससे हम चौथा पॉइंट भी क्या होगा, हमें सर्किल पर प्राप्त होगा, ठीक है। और साथ में ही यहाँ पर एक और चीज़ देखो, यहाँ पर इमेज तो कितनी बनेगी, हमारे पास 4 इमेज बनेंगी, लेकिन ये जो I3 इमेज है वो क्या है, 2 इमेजेस की एक इमेज प्राप्त हुई है हमें, 2 इमेज की एक इमेज, क्योंकि I2 की भी इमेज I3 है और I1 की इमेज भी क्या है हमारे पास I3 है। इसको हम एक ही काउंट करेंगे और इसको ही हम, इस कारण यहाँ पर 4 इमेज की 2 इमेज हमें प्राप्त होती है, 3 इमेज प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये दे दिया आपको मिरर दे दिया एक, और यहाँ पर दे दिया एक ये मिरर दे दिया। मैं आपको जरूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर वाला है बताऊँ, ठीक है। और 2 मिरर हैं, और इसके मध्य ये अल्फा एंगल दे दिया और ये दे दिया आपको बीटा एंगल दे दिया है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये M1 मिरर है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वह उस मिरर के साथ में उतने ही एंगल के साथ में इमेज का निर्माण करेगा। तो ये अल्फा का निर्माण करेगा, ये बीटा से निर्माण करेगा, और ये साथ में ही एक सर्किल का भी निर्माण करेंगे, साथ में ही क्या करेंगे, एक सर्किल का भी निर्माण करेंगे। तो मैंने सर्किल पहले एक बना लिया, इसके अंदर सर्किल का निर्माण मैं पहले ही कर लेता हूँ, सर्किल का निर्माण मैंने पहले कर लिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको मिरर का इमेजेस बताता हूँ। अब ये अल्फा ओब है, तो ये अल्फा एंगल के साथ में ही यहाँ पर इमेज का निर्माण करेगा, जिसको मैं I1 बोल रहा हूँ। कितने एंगल के साथ में, अल्फा एंगल के साथ में ये बनाएगा, और ये M2 बनाएगी, ये भी कितना एंगल के साथ में, ये I2 का निर्माण करेगा, वो बीटा एंगल के साथ में इसका निर्माण करेगा,
ठीक है। इसके बाद में देखो आगे और भी इमेजेस प्राप्त होंगी हमें, वो किस प्रकार से प्राप्त होंगी वो देखते चलेंगे हमें अभी। तो इससे हम क्या करेंगे, एक इमेज और प्राप्त होगी, वो कौन सी होगी। अब वही मेथड लगाएंगे, पैरेलल वाला मेथड यहाँ पर यूज करने वाले हैं। पैरेलल वाला मेथड यहाँ पर हमने क्या किया था, इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी और इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी। वही मेथड यहाँ पर करेंगे। I2M1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, I2M1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा और कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर रखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। कितने एंगल पर रखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा पर रखा हुआ है। तो उतने ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ में ये बनेगा। और ये कितना बनेगा, अल्फा प्लस, ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ, कितना बनेगा, और ये M1 से ही बनेगा अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा का निर्माण करेगा। उसी प्रकार से ये जो I1 है, ये I1 है, ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। I1 है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो उसके लिए हमें ये कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा पर रखा हुआ है। तो ये कितने पर बनेगा, 12, ये बनेगा I, ये मालूम मैंने बोल दिया I3। तो ये I4 हमें प्राप्त होगी, इससे 2 अल्फा प्लस बीटा पर प्राप्त होगा। अब ये अल्फा प्लस 2 बीटा है, I3M2 के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का निर्माण करेगा। तो इसकी इमेज हमें प्राप्त होगी। इसकी इमेज कितने एंगल के साथ में, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपको कितना दिया है, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ तक का देखना है हमें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा, तो कितना आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो यहाँ से यह अल्फा प्लस 3 बीटा का एंगल का निर्माण करेगी। अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा का निर्माण करेगी। अब इसके बाद में हमें और इमेज प्राप्त होगी या नहीं प्राप्त होगी, सोचने वाली बात है, बढ़िया बात ये। इस सर्कुलर मेथड से हमें ये पता चलता है कि इमेज आगे और प्राप्त होगी या नहीं प्राप्त होगी। यह बात मैं यहाँ पर भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छी समझ में आएगी। अब इसके अंदर क्यों, अब हमें और इमेज प्राप्त नहीं होगी। यदि आपकी कोई भी इमेज है, मिरर के जस्ट पीछे चली जाती है, आपकी कोई भी इमेज है वो मिरर के जस्ट पीछे चली जाती है, तो आपका कोई भी इमेज और प्राप्त नहीं होगी। दूसरे शब्दों में बोलें तो ये देखो, ये एंगल है, ये एंगल देखो, ये 180 हो गया। ये एंगल कितना हो गया, 180। जब मिरर का और इमेज का एंगल कितना आ जाता है, 180 प्राप्त हो जाता है, ये 180 से अधिक प्राप्त होता है, तो हमें और इमेज प्राप्त नहीं होगी, हमें 180 डिग्री से कम पर ही इमेज प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखो, जैसे ही क्या करेंगे, जैसे ही आपको इमेज क्या है यहाँ पर लिख देता है, यहाँ पर अपने हिसाब से इसको लिखना। जैसे ही एंगल क्या करेगा, 180 से क्रॉस हो जाएगा, जैसे ही एंगल क्या हो जाएगा, 180 का हो जाएगा, वैसे ही आपकी इमेजेस बनना प्राप्त हो जाएंगी। इमेज तब तक बनेगी, लिख देता हूँ मैं, इमेज तब तक बनेगी जब तक कोई भी एक इमेज मिरर के पीछे ना हो जाए, अर्थात दूसरे शब्दों में बोले, इफ एंगल और एनी ग्रेटर देन 180 डिग्री फर्दर क्या करेंगे, हम कोई भी अन्य इमेज नहीं बनाएंगे। इतना पॉज करके नोट करेंगे। इसके बाद में हम आगे से आगे आपको बढ़िया क्वेश्चंस और कराते हैं। अब ये हो गया सर्कुलर मेथड। अब इसके बाद में आएगा आपका क्रिस क्रॉस मेथड। वो किस प्रकार से कार्य करता है वो अभी हम देखने वाले हैं। क्रिस क्रॉस मेथड भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं।
इसको पॉज करके नोट करेंगे। चल से टूटे जैसे कौन सपना, जब सुनो सुनो जब सुनो सुनो ये अपना। ठीक है, मैं मानूंगा आप सभी ने पॉज कर लिया है। ये बात ध्यान रखना है, इमेज कब तक नहीं बनेगी, कब तक बनेगी, जब तक आप कोई भी एक इमेज मिरर के पीछे ना चली जाए, अर्थात 180 डिग्री को क्रॉस करते या 180 डिग्री पर आते वहीं पर आपको स्टॉप हो जाना है, वहीं पर आपको इमेजेस बनाना बंद कर देना है। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड भी हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रिस क्रॉस मेथड देखते हैं। ये मेरे पास कितना इसी को समझा देता हूँ मैं क्रिस क्रॉस मेथड में, फिर आके सवाल ले लेंगे, क्वेश्चंस ले लेंगे। ये मेरे पास अल्फा एंगल था और ये मेरे पास बीटा एंगल था, ये M1 मिरर के लिए था और ये M2 मिरर के लिए था। अब इस क्रिस क्रॉस मेथड विधि से हम किसी भी क्वेश्चन का किसी भी इमेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इस हम क्रिस क्रॉस मेथड से क्या करेंगे, हम क्रिस क्रॉस मेथड विधि से हम किसी भी प्रकार की इमेज प्राप्त कर सकते हैं और इमेज के नंबर प्राप्त करेंगे। श्योरली बात ये क्रिस क्रॉस मेथड विधि में हम क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ इमेज ज्ञात करते हैं। तो इस क्रॉस क्रॉस मेथड विधि में ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इनका अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, फिर क्या करना है, इस अल्फा प्लस बीटा को इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। इसको इसके अंदर ऐड करके लिखेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा। फिर इसका पुनः से आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है। यहाँ पर ये एंगल सेम चलता चलेगा अल्फा प्लस बीटा। फिर आपको ये यहाँ पर लिखना है, इसके अंदर ऐड करके 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, और इसके अंदर आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। और ये तब तक चलना है, सेम वही कहानी है, ये तब तक चलना है जब तक आपके पास ये वाला एंगल 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री से अबोव ना प्राप्त हो जाए। मतलब 180 डिग्री आपको प्राप्त होते ही आपको यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। इफ एनी ऑफ दीज एंगल 180 डिग्री, इफ एनी ऑफ दीज एंगल greater than 180 degree, then we further, सीधा लिखो, then we stop। क्या कर देंगे, यहीं पर हम स्टॉप लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, इमेजेस बनाना बंद कर देंगे। यहाँ पर यदि ये वाला एंगल हमें 180 डिग्री या 180 डिग्री से अधिक प्राप्त हो रहा है तो हम वहीं पर क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। यही क्रिस क्रॉस मेथड विधि है। क्रिस क्रॉस मेथड विधि से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, फॉर्मूला से भी आपको बताएंगे और वहीं पर क्रिस क्रॉस मेथड भी बताएंगे ताकि आपको पता चले कि कौन सा आसान है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब क्रिस क्रॉस पे हम क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास वही क्वेश्चन लेते हैं। अल्फा और बीटा की जगह मैं क्या मान लेता हूँ, 20 डिग्री और 30 डिग्री मान लेता हूँ। अल्फा और बीटा की जगह मैं 20 डिग्री और 30 डिग्री मान लेता हूँ और ये M1 M2 दो मिरर है। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, नंबर ऑफ इमेजेस प्राप्त करनी है। नंबर ऑफ इमेजेस कैसे प्राप्त करेंगे, ये M1 लिखेंगे और ये M2 के लिए लिखेंगे। M1 के लिए हमें एक इमेज तो प्राप्त होगी, जितने एंगल पर रखा हुआ है उतने ही एंगल पर एक इमेज तो ये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर इनको क्या कराना है, हमें क्रिस क्रॉस मेथड करवाना है। ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर 50 में 30 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 80 डिग्री और ये आ जाएगा 70। फिर आपको फिर पुनः क्या कराना है, इनका एक क्रिस क्रॉस करवाना है। फिर ये आ जाएगा आपके पास 120 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये 120 आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा क्रिस क्रॉस में 120 और ये वाला आ जाएगा आपके पास 50 130 आ जाएगा।
फिर पुनः इनका आपको क्या करवाना है, क्रिस क्रॉस करवाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 170 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 170 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, 180 डिग्री से हमें अधिक प्राप्त होता है इफ एनी दीज ऑफ एंगल ग्रेटर देन एंड इक्वल 180 डिग्री देन वी स्टॉप 180 प्राप्त हो गया तो अब इमेज नहीं बनेंगे। तो इमेज कितनी हो गई हमारे पास, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। तो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ इमेज फ्रॉम, तो आ जाएंगी 7 इमेज फ्रॉम। हमें कितनी है, 7 इमेज प्राप्त हुई है, और नो ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग क्या होता है, इसको भी हम आगे आगे कॉन्सेप्ट में जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पर ये ओवरलैपिंग वाला भी बताते चलेंगे। ठीक है, इसको पॉज करेंगे, इसके बाद में एक बढ़िया क्वेश्चन और लेकर आते हैं आपके लिए। ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब आपके लिए ही क्वेश्चन छोड़ रखते हैं हम। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान, आप इसको सर्कुलर मेथड से भी कर सकते हैं। कितना करेंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आने के बाद में यहाँ 30 आ जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। उस लेंथी को ही कम करने के लिए मैंने आपको क्रिस क्रॉस मेथड विधि बताई है। सभी इसको पॉज करके नोट करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी क्या करेंगे, पॉज करेंगे। बहुत ही होशियार और समझदार बच्चे हैं जो इस बार IIT नीट में सिलेक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो एंगल मैं चेंज कर लेता हूँ, 25 और 35 कर ले तो फिर कैसा रहे, 25 और 35 एंगल कर लें तो कैसा रहे। वही क्रिस क्रॉस मेथड आपको लगाना है। क्रिस क्रॉस मेथड विधि लगाते ही आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी गंदा बन गया। नो ओवरलैपिंग चल रहा था हमारा, तो नो ओवरलैपिंग के लिए हम 45 ले लेते हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग वाला भी तो समझाना आपको। ये मैं M1 के लिए लिख लेता हूँ, ये मैं M2 के लिए लिख लेता हूँ। पहली इमेज तो मेरे को 25 और 45 पर ही प्राप्त होगी। फिर मैं क्या करूँगा, इनका यहाँ पर सम करके लिखूँगा, तो इनका सम हो जाएगा यहाँ 70 हो जाएगा। 70 को 45 में मैं ऐड करूँगा तो 115 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 115 हो जाएगा। और इसको मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ तो 95 हो जाएगा। ठीक है, मैथ के अंदर आप होशियार हो तो इसका मैथ आप स्वयं से करना है। 70 हो जाएगा। अब इस 70 को 95 में मैं ऐड करता हूँ, तो 70 को 95 में मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 165 आ जाएगा। और इसको मैं इसमें ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 185 डिग्री आ जाएगा। और मैंने क्या कहा था, इफ एनी ऑफ दीज एंगल ग्रेटर देन 180 देन वी स्टॉप। तो यहाँ पे ये इमेज हमें प्राप्त नहीं हो रही। 185 आ गया तो ये इमेज नहीं मिलेगी। तो इमेज कितनी प्राप्त हो रही है, 1 2 3 4 5। ये यहाँ पर 5 इमेज फ्रॉम 5 इमेज ऑफ फ्रॉम डाली है, 5 इमेज में प्राप्त हो रही है। इसके साथ में ही नो ओवरलैपिंग। अभी हम नो ओवरलैपिंग का केस देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने नो ओवरलैपिंग वाला लिया था। ओवरलैपिंग का भी समझाएंगे। ये क्रिस क्रॉस मेथड, कहने का मतलब है क्रिस क्रॉस मेथड सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आपको 2 एंगल दे रखा है और उस एंगल से आप क्या करोगे, कितनी भी इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस आप प्राप्त कर लोगे। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस ही ज्ञात करनी है। जे मेंस में ये डायग्राम क्या होता है, डायग्राम किस प्रकार से होगा वो नहीं पूछता है। ये तो बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे थे, उनको लिए बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे थे, उनके लिए मैंने वो डे डायग्राम वाला समझाया था। और आपके लिए भी बेनिफिट ही है वो, ताकि आप भी क्या हो जाए, आपको कहीं भूल जाओ तो आप वो डे डायग्राम से उसको नोट कर लो। उसके बाद में अब आते हैं हम ओवरलैपिंग के केस पर, जहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ओवरलैपिंग का मैं पहले शुरुआत में सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल ही ओवरलैपिंग का लिया था, तो वही दोबारा लेते हैं। ये मेरे पास M1 है और ये मेरे पास M2 है, ये M1 है और ये मेरे पास M2 है। यहाँ पर मैं उसको रखता हूँ 45 डिग्री पर और ये 45 डिग्री पर। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब हो गया एक इमेज दूसरी इमेज पर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए भी मैं क्या लगाऊंगा, क्रिस क्रॉस मेथड विधि लगाता हूँ। तो ये मेरे पहली इमेज 45, दूसरी इमेज 45, फिर मैं इनको क्रॉस करूँगा 90, तो 90 में इसके अंदर मैं सब करूँगा तो 135 और यहाँ पर भी 135। इनका फिर से मैं क्रॉस मेथड करूँगा
तो ये आ जाएगा 90 और इसके अंदर मैं इसका सब्ट्रैक्शन करूँगा 225 और इसके लिए आ जाएगा 225 और ये आ गया ग्रेटर देन 180 देन इज ये हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग हो गया। अब ये वाली केस है वो यहाँ पर ओवरलैपिंग का कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों एंगल समान आते हैं कि ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये किसी ने नहीं बोला, ये नहीं बोला यहाँ पर। तो ध्यान रखना है दोनों एंगल सेम होते ही जरूरी नहीं है कि ओवरलैपिंग हो रहा है। दोनों एंगल सेम होने पर ओवरलैपिंग नहीं होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का योग यदि हमें, इन तीनों का सम यदि हमें 360 डिग्री प्राप्त हो रहा है तो वह ओवरलैपिंग का केस आ जाता है। इन तीनों का ये सम हमें यदि 360 डिग्री प्राप्त हो जाता है तो वो ओवरलैपिंग का केस आ जाता है। तो देखो इसका करके देखते हैं। मेरी मैथ कमजोर है, आप मैथ में होशियार बच्चे हैं। तो देखो कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से, देखो कितना आ रहा है 360 आ रहा है क्या। तो ये आ गया आपके पास 360, इन तीनों का सम आ गया 360। तो इस 360 होने के कारण ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इसको, इन दोनों इमेज को एक ही इमेज में काउंट करेंगे। तो टोटल इमेज कितनी हो जाएगी 3 इमेज, क्या हो जाएगी 3 इमेज। और मैं बोल देता हूँ, ये बोल दिया मैंने 2 and 4 इमेज ओवरलैपिंग, या बोल देते हैं इसको 1 इमेज ओवरलैपिंग, 1 इमेज ओवरलैपिंग या 2 and 3 इमेज ओवरलैपिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि समान एंगल आने पर ओवरलैपिंग नहीं होगा। आपके डिफरेंट एंगल होंगे तो भी आपका ओवरलैपिंग हो सकता है। क्यों? यदि इनका तीनों का सम आपके पास 360 आ रहा है तो ये ओवरलैपिंग का केस है। आप बोलोगे पीछे वाले केस करिए सर हमने, उसके अंदर ओवरलैपिंग आ गया। नहीं, उनके अंदर मैंने ओवरलैपिंग नहीं लिया है क्योंकि वो मैंने एंगल ही इसी हिसाब से लिए, उसके अंदर ओवरलैपिंग हुआ नहीं है। ओवरलैपिंग के अभी हम आपको और देखेंगे, इसे आपको नोट करना है पूछ करके। हाँ, तो सभी ने नोट कर लिया। अब ये क्वेश्चंस आप स्वयं से भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसे कोई भी एंगल ले लो, मैंने यहाँ पर अल्फा बीटा लिखा था, आप यहाँ पर कोई भी एंगल ले लो, 40 ले लो, 20 ले लो, 40 ले लो, 60 ले लो, 50 ले लो, 90 ले लो। इस प्रकार से आप कोई भी एंगल ले लो और आपको ओवरलैपिंग वाला केस भी बता दिया। अब उसके भी ओवरलैपिंग के भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जाने चले गए वो दिन, जाने जाने इस पर ये मेरा M1 मिरर हो गया और ये मेरा M2 मिरर हो गया। ये क्या सर आप मेरा ही बोल रहे हैं? ये बच्चों का मिरर हो गया M2, ये छोटे बच्चों का मिरर हो गया M1, ठीक है। ये 20 और 40 डिग्री पर मैंने ले लिया। ये अल्फा का मान हो गया, ये मेरे को बीटा का मान आ गया। और फिर इसके उस मेथड में लगाएंगे M1 M2। M1 के लिए इमेज मेरे को प्राप्त होगी 40 डिग्री, M2 के लिए इमेज प्राप्त होगी मेरे को 20 डिग्री। इनका क्रिस क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर इन दोनों का सम लिखेंगे। सम आ गया 60 डिग्री और सम आते ही इसके अंदर इसको ऐड करेंगे, 80 डिग्री आ जाएगा। इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर पुनः आपको क्रिस क्रॉस मेथड करना है, ये 60 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 140 और इसका पुनः आपको क्रिस क्रॉस से ये आ जाएगा 200 का और ये आ जाएगा आपको 220 के लिए आ जाएगा। ये आपके पास प्राप्त होगी इमेजेस। हम इसको काउंट नहीं करेंगे और इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 180 आ गया है, तो इसके लिए ये काउंट नहीं होगा। तो इमेजेस कितने आ गई 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6 इमेजेस फॉर्म और लिखते ही आपका आंसर आ जाएगा गलत, लिखते ही आपका आंसर आ जाएगा गलत, क्योंकि आपने ओवरलैपिंग तो चेक ही नहीं किया बच्चों, ओवरलैपिंग तो चेक ही नहीं किया। 140 60 200 और 2 में आपको 160 करोगे तो आ जाएगा 360 और ये आगे 5 और 6 क्या है ओवरलैपिंग करें तो 5 इमेजेज फॉर्म एंड 5th and 6th इमेज ओवरलैपिंग, ठीक है। 6 क्या कर रही है हमें ओवरलैपिंग कर रही है। तो इसके अंदर 5 इमेज बनेंगी और 5 और 6 क्या कर रही हैं ओवरलैपिंग कर रही है। यही क्रिस क्रॉस मेथड था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी किया जाए,
ठीक है। अब आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके अंदर आप सभी को पॉज करके खुद से करना है। ये तो हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक्स से, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला बेसिस आप बता सकते हो कि कितनी इमेजेस का निर्माण हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला भी तो चलता है। बच्चे स्टार्ट से बैठे हैं मतलब अगर पता नहीं सर कब फॉर्मूला बताएंगे, कब हम उस फॉर्मूला बेसिस पर जाएंगे। बच्चे रट ही रखा है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बेस पे भी चलते हैं, फॉर्मूला बेस पे भी चलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मैं तो ये मानूंगा कि अभी आपको फॉर्मूला बेस और क्रिस क्रॉस मेथड दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, कौन सा बेस्ट आप खुद चूज कर लेना। उसके अंदर से देखो, फॉर्मूला होता है हमारे पास 360/θ = n आता है, ठीक है। n क्या बताता है, नंबर ऑफ इमेजेस बताता है। जहाँ n क्या बताएगा हमें, नंबर ऑफ इमेजेस बताता है, n बताएगा नंबर ऑफ इमेजेस। और यदि हमें फर्स्ट केस इसके अंदर क्या प्राप्त होता है, 360/θ है वो n है, और n क्या प्राप्त हो जाता है हमें, n इज इवन प्राप्त हो जाता है। n कैसा प्राप्त हो जाएगा, इवन प्राप्त हो जाता है। तो n यदि हमें इवन प्राप्त हो जाता है और ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, क्या किया गया है, जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो मिरर्स में क्या रखा हुआ है, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक रूप से रखा हुआ है। तो हमें आंसर कितना प्राप्त होगा, नंबर ऑफ इमेजेस प्राप्त होंगी n-1। तो नंबर ऑफ इमेजेस हमें कितनी प्राप्त होंगी, तो n-1 हमें नंबर ऑफ इमेजेस प्राप्त होंगी। ये आ गई हमारे पास नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस। तो पुनः देख लेंगे एक बार, ये 360/θ बराबर n। ये थीटा क्या होता है, दो मिरर्स के मध्य एंगल, क्या होता है, टू मिरर, एंगल बिटवीन मिरर्स, एंगल बिटवीन मिरर, ये थीटा आ जाएगा एंगल बिटवीन मिरर, और ये आ जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस। यदि इवन आ रही है हमारे पास और ऑब्जेक्ट हो सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल रूप से रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 प्राप्त होंगी। इसका हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। यदि मैं आपको बोल दूं, यदि एग्जांपल में मैंने बोल दिया थीटा = 60 डिग्री, थीटा = कितना रखा हुआ है, 60 डिग्री रखा हुआ है, तो आपके पास इमेज कितने प्राप्त होंगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए प्राप्त करेंगे, पहले n की वैल्यू प्राप्त करेंगे, वो आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है, और जो क्या है, इवन है, जो क्या है, इवन है। तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास आ जाएंगे 6 - 1 = 5 आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बेस आ जाएगा। अब इसको मैं सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक रूप से रखकर आपको इसको सोल्व करके देता हूँ। पहला देखो, मैं इसको सिमेट्रिक रख लेता हूँ, m1 और m2 को मैं ये इसके मध्य एंगल बना दिया 60 डिग्री। सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर भी 30 डिग्री और यहाँ पर भी 30 डिग्री से बना देता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्रिस क्रॉस मेथड विधि से आपको करके दिखाता हूँ। ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, m1 और ये m2। m1 के लिए कितना आ गया, m1 के लिए हमारे पास आ जाएगी 60 और 30 और 30। फिर हमें इनका क्या करना है, सम करना है, 60 आ जाएगा, ये इसके अंदर ऐड करेंगे 90, ये आ जाएगा 90 आ जाएगा। फिर हमें क्या करेंगे, इनको 60 कर देंगे, फिर इसको मैं पुनः इसमें ऐड करूँगा, 60 और 90 में ऐड करूँगा, तो कितना आ जाएगा, 150। पुनः इनका क्या करेंगे, ऐड कराएंगे 60 के अंदर, तो हमारा आ जाएगा 180 से अधिक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, और 210 आते हैं ग्रेटर देन 180 हो जाएगा, जिसको हम काउंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इमेजेस कितनी प्राप्त होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 इमेज प्राप्त हो गए। लेकिन यहाँ फॉर्मूला बोल रहा है 5 इमेज आ रहे हैं, क्रिस क्रॉस बोल रहा है 6 इमेजेस प्राप्त होगी। कहाँ गलती, अरे ये अभी मैं बताकर आ रहा हूँ, इसके अंदर ओवरलैपिंग केस भी होता है क्रिस क्रॉस में, तो इनका हमें सम भी करना होगा। 150 150 150 300 और 60 कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। और जिसके अंदर 5 और 6 क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग, तो इमेजेस कितनी है, नंबर ऑफ इमेजेस हमें 5 प्राप्त होगी। और यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है, 5 ही आंसर लिखा है। ये मैंने किसके लिए लिखा है, सिमेट्रिकल के लिए लिखा है, सिमेट्रिकल। ठीक है, अब नॉन सिमेट्रिक के लिए बी में लिखेंगे नॉन सिमेट्रिक।
ठीक है। नॉन सिमेट्रिक में मैं यहाँ पर रख देता हूँ M1 M2 का एंगल का कितना दे रखा है, दोनों को मध्य 60 दे रखा है, तो मैं इसको 20 और 40 कर देता हूँ। नॉन सिमेट्रिक हो गया। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वही क्रिस क्रॉस मेथड में लगाएंगे M1 और ये M2 आ जाएगा। ये M1 आ गया और ये M2 आ गया। M1 M2 में ये पहले M1 के लिए 40, M2 के लिए 20 आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनका योग करता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं, इनका योग लिखते हैं। 20 और 60 80 आ जाएगा और 40 और 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, इनका पुनः क्या कर देता हूँ 60, तो इसका करेंगे तो 160 आ जाएगा और इसका करेंगे तो 160 और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 140 आ जाएगा। इसका पुनः से इसको मैं यहाँ से ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से ऊपर रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा इसका 60, तो 60 करने पर देखो कितना आ जाएगा 160, तो यह आ जाएगा 220 और यहाँ पर आ जाएगा 200, जो क्या हो जाएगा 180 से ग्रेटर देन हो जाए, इसके लिए इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर पुनः हमारे पास इमेजेस 1 2 3 4 5 6 आ गए, लेकिन हम इनका नीचे 160 140 और 60 का क्या करेंगे, सम करेंगे तो हमें ओवरलैपिंग प्राप्त होगी। तो इमेज यहाँ पर भी हमें 5 इमेज प्राप्त हो रही हैं, 1 2 3 और 5 ये इमेजें प्राप्त हो रही हैं। इसको यहाँ पर देखो, ये हमें क्या हुआ E1 के अंदर प्राप्त हो गया सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। सभी पॉज करके नोट करेंगे। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है। रे ऑप्टिक्स क्या है, इसके अंदर हम एक एक छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते चलेंगे, जिससे आपको क्या होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लास्ट तक आप पूरे क्वेश्चंस क्या करेंगे, एक मक्खन की तरह करते चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको फील के साथ में पढ़ना है और मैं जैसे ही आपको मेथड बताता हूँ उसको पॉज करके वीडियो को आपको स्वयं से करना है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप इसके अंदर बोरिंग फील ना करें, फील के साथ में पढ़ें। तो फील के साथ में ही पढ़ोगे तभी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जिस प्रकार से आप फील के साथ में ही क्या करते हैं और कार्य करते हैं जिनसे आपका कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन वो आप फील के साथ में करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको फील के साथ में ही करना है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या हुआ था, 360/θ=n, यदि n इवन था तो वो कंडीशन कर लिए। अब यहाँ पर n यदि ओड प्राप्त होता है तो ओड के लिए हमें दो कंडीशन प्राप्त होगी, एक तो सिमेट्रिक प्राप्त होगी, सिमेट्रिक प्राप्त होगी और दूसरी क्या प्राप्त होगी, नॉन सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस पर देखते हैं। यदि 360/θ=n और n क्या है, ओड है और हमें ओड प्राप्त है और सिमेट्रिक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी, और इमेजेज n-1। यहाँ पर 360/θ=n है, तो नंबर ऑफ इमेजेज आ जाएंगे आपके पास, ऑफ इमेजेज n ही हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या पता, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे आपको क्या कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो कंफर्म आप ये बताया तो इससे ही आंसर आना है। अब मैंने पीछे बताया है ये 360/θ=n, यदि इवन है, यदि इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी थी, n-1। यहाँ पर भी n-1, सिर्फ एक ही केस अलग हुआ है। यदि n का वैल्यू तो वो क्या है, यदि n ओड प्राप्त होता है, यदि n ओड प्राप्त होता है और ओड में हमें नॉन सिमेट्रिक है, ऑब्जेक्ट कैसे प्राप्त होते हैं, नॉन सिमेट्रिक प्राप्त होते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस, तो नंबर ऑफ इमेजेस प्राप्त होंगी हमें n, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी प्राप्त होंगी, n। अदरवाइज हमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी प्राप्त होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी प्राप्त होंगी, n-1 प्राप्त होंगी। देख लो, उठा करके देख लो, इसके अंदर एक ही केस ऐसा आया है जिसके अंदर n इमेज प्राप्त हो रही हैं और बाकी सभी में n-1 कर रहे हैं, वो बाकी सभी में क्या कर रहे हैं, n-1 कर रहे हैं। तो आपको ये एक केस याद रख लो और बाकी सभी को आपको n-1 कर देना है। एक केस में क्या है, ओड है, नॉन सिमेट्रिक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास आ जाएगी, n आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं क्या ले लेता हूँ, ले लेता हूँ मैं 120 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा 360/120 कितना आ जाएगा, 3। कितनी इमेज प्राप्त हो रही, 3। लेकिन हमें केस किसका लेना है, सिमेट्रिक का लेना है। तो सिमेट्रिक के लिए हमें ये देखो, इस बार मैंने एंगल कितना लिया, 120, तो मिरर इस प्रकार से क्या करेंगे, एक दूसरे पर रहेंगे। तो मैं इसको
सिमेट्रिक हो बोलेंगे तो इसको मैं 60 लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 60 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक के लिए नंबर ऑफ इमेजेस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 3 - 1 बराबर 2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब क्रिस क्रॉस मेथड विधि से हम करेंगे m1 m2 आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके सभी करेंगे ट्राई, ये मैंने बहुत बताया है आप सभी को। ठीक है, तो आप सभी से करना ही है। ठीक है, ये आ जाएगा 120, मैं यहाँ पर फर्स्टली कर रहा हूँ 180, ये आ जाएगा 180, तो ये हम इसके अंदर काउंट नहीं कर देंगे, नंबर आ गई, नंबर ऑफ इमेज आ जाएगी 2। सिमेट्रिक के लिए हो जाएगा। नॉन सिमेट्रिक वही एंगल ले रहे हैं 120, एंगल तो सेम है ना, दोनों में एंगल सेम है नॉन, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, नॉन सिमेट्रिक है तो नॉन सिमेट्रिक में ये m1 बोल दिया मैंने, ये मैंने बोल दिया m2, और मैंने इसको बोल दिया ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर 90 डिग्री है और कितना बचा फिर 30 डिग्री। नॉन सिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आनी चाहिए थी, 3 आनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और अकॉर्डिंग टू क्रिस क्रॉस मेथड विधि से कितनी आ रही है, m1 के लिए 90 आ जाएगा, m2 के लिए 30 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 120, तो 120 आ जाएगा 150 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास 1 to 10, तो ये आप ग्रेटर देन 180 हो गया, तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो इमेजेस कितनी प्राप्त हो रही हैं, 3 इमेज प्राप्त हो रही हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस क्रॉस मेथड विधि। यही बात मैं यहाँ पर फॉर्मूले में बता रहा था। इसके बाद में ये आपको सभी को पॉज करके नोट कर लेना है। इसके बाद में देखते हैं, थोड़ा सा रफ्तार इसलिए कि ये हमें बताया हुआ था और इसका मैंने शॉर्ट भी यहाँ पर आपको बता दिया है। इसके बाद में देखेंगे वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। ठीक है, जाने कहाँ से आई हमारी जिंदगी में, तो आप देखेंगे हम वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। ठीक है, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर के अंदर, इसके अंदर हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर अब ये लेक्चर आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है, लेकिन आप इसको अंदर लेंथी इसलिए हो रहा है ये, इसके अंदर हम छोटी छोटी क्वेश्चन और उसके साथ में हम बातें सब कुछ क्लियर करते चल रहे हैं। यदि मैं यहाँ पर क्वेश्चन ना कराऊँ तो ये 15 मिनट का मैटर था। ठीक है, तो आप इसको यदि आपको कहीं समझ में आ रहा है, क्रिस क्रॉस समझ में आ रहा है, तो उसको आप बढ़ाकर के देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, वेलोसिटी में हम यहाँ पर ले लिया मैंने प्लेन मिरर, ये लिखा n1 प्लेन मिरर रखा हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या है, vo वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पर इसकी श्योर है इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, जितनी दूरी पर ये रखा हुआ उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनेगी। अब यहाँ पर एक क्या है, कॉमन सेंस की बात है, आप घर में प्लेन मिरर की तरफ जाते हैं, घर में प्लेन मिरर की तरफ जाते हैं तो इमेज है वो आपसे पहले मिरर के बाहर आ जाती है, या फिर आप मिरर में इमेज को ढूंढते रहते हो। सोचने बात, जैसे जैसे पास के हो जाते हैं वैसे वैसे ही इमेज आती है। तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। व्हेन मिरर इज रेस्ट में रहे, मिरर किस में रहे, रेस्ट में है। अरे कभी ऐसा हुआ, ऑफलाइन क्लास में मैंने बच्चे से बोला कि ये 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मिरर की तरफ जा रहा है, तो इसकी इमेज कितनी रफ्तार से मिरर की ओर आएगी। तो बच्चे ने आंसर ऑप्शन दिया मैंने 4 2 6 9 तो बच्चे ने कहा कि सर सॉरी यहाँ पर 8, क्या बोला था मैंने 8, तो बच्चे ने कहा सर 8 आ जाएगा। बोला कि सर ये दुगने वेग से आगे क्यों रहेगी। तो मतलब क्या हो गया, उसका कहने का मतलब ये हो गया कि इमेज है, इमेज क्या है, वो ऑब्जेक्ट से पहले इमेज से मिरर से बाहर आ जाएगी, बाहर आकर घूम जाएगी, उसको उठाकर फिर इमेज में मिरर में रखना होगा। ऐसा थोड़ा ना तो आप तो कॉन्सेप्ट यूज करो, कॉन्सेप्ट लगाओ। यदि देखो मैं घर में यूज करते हैं मिरर, मैं ये मालूम मिरर है, मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इसकी तरफ जा रहा है तो इमेज भी उतनी तरफ से आएगा। न तो वो लेट करता है न वो जल्दी आता है, न तो वो अगर हमें उसको ढूंढना पड़ता है मिरर में, अब क्या करते हो भी सेविंग करते हो तो हमें उसको नहीं खोजना पड़ता, ना ही वो कभी बाहर जल्दी आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज दोनों ऑलवेज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ये तो इसमें सा छोटा सा मेथड था। ठीक है, अब इसको भी ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसके अंदर देखो, ये मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस पर रखा हुआ है सॉरी मिस्टेक के लिए, ये मैंने क्या कर लिया, x डिस्टेंस पर रखा हुआ है और ये मैंने मान ली y डिस्टेंस पर रखा हुआ है।
अब मुझे पता है ये x डिस्टेंस और y डिस्टेंस दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इसका मैं क्या कर देता हूँ समय के रिस्पेक्ट में, है ना, इन द रेट ऑफ रेशियो ऑफ समय के रिस्पेक्ट में इसका मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो dx अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा, dy अपॉन dt आ जाएगा। और dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम की रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, अक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी प्राप्त होती है हमें। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आ गया प्रूफ, और ये आ गया आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये दोनों डिस्टेंस हम मिरर से देखेंगे। यहाँ पर ये डिस्टेंस किससे देखेंगे, हम मिरर से देखने वाले हैं। अब इसके साथ में ही यदि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस कराएंगे उसके ऊपर। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वी नोट वेग से इस तरफ जा रहा है, और ये इमेज है जो क्या है, वी नोट आई इमेज से इस तरफ आएगी, वी आई से, ठीक है। अब ये जो ये मिरर है, अब क्या है, मिरर भी क्या कर रहा है, मोशन में है। मिरर भी किस में आ जाएगा, मोशन में दे देता है। तो हमें इमेज की वेलोसिटी कैसे ज्ञात करेंगे वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे, अब ये सब बोल दिया कि मिरर है वो इमेज की तरफ क्या कर रहा है, वी एम वेग से गति कर रहा है, वी एम वेग से इमेज की तरफ गति कर रहा है। लेकिन हमने वेक्टर पढ़ा था, वहां पर मैंने क्या बताया था, वी ए भी बताता हूँ मैं आपको, जहां पर ये यहाँ लिख देता हूँ, जहां मैं वी ए बी लिखता था तो वहां क्या करता था, वी बी माइनस वी ए करता था, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते थे, अंतिम में से फर्स्ट को क्या करते थे, माइनस कर देते थे, ये हमें प्राप्त होता था। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर समझते हैं, इसकी रेस्पेक्ट में देखेंगे, जो भी हम जो कुछ भी देख रहे हैं, यहाँ दूरी देख रहे थे वो मिरर की रेस्पेक्ट में दे रखेंगे। तो यहाँ पर वेग देखेंगे, यहाँ पर जो वेलोसिटी देखेंगे वो इसकी रेस्पेक्ट में हम देखने वाले हैं। तो इसकी रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसकी क्या है, वी एम रेस्पेक्ट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस इमेज की वेलोसिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ मिरर। क्या बोल दिया मैंने, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ मिरर एंड इमेज की वेलोसिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ मिरर, इन दोनों की रेस्पेक्ट में, मिरर की रेस्पेक्ट में क्या किया मैंने, इनकी वेलोसिटी ज्ञात की। अब मैंने क्या किया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ओ माइनस वी एम लिख सकता हूँ इस वाले से वेक्टर फॉर्म से, और इसको वी आई माइनस वी एम माइनस वी ओ लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आई माइनस वी एम, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, हम इसको एम आई लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, एम आई लिखेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिरर की तरफ आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वी आई लिखने वाला हूँ, ठीक है। सॉरी ये क्या रहती है, आई एम ई रहेगा, आई एम ई रहेगा, तो ये आ जाएगा एम, ये आ जाएगा आई। तो साथ में हमारे पास क्या है, माइनस चिन्ह है। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे और भी सोल्व करते हैं। तो वी एम माइनस वी नोट बराबर आ जाएगा वी आई माइनस वी एम, ठीक है। हमें वेलोसिटी किसकी निकाली, इमेज की निकालनी है। तो वेलोसिटी इसका एक साइड करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इस दिशा में ले आएंगे। तो वी एम प्लस वी एम माइनस वी नोट बराबर वी आई, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास आ जाएगा 2vm इक्वल टू वी आई प्लस वी ओ। तो vm आ जाएगा आपके पास वी आई प्लस वी ओ अपॉन 2 आ जाएगा। मतलब आपको यदि ये बोलते कि मिरर की वेलोसिटी ज्ञात करनी है तो वो ज्ञात हो जाएगी, आपको इमेज की वेलोसिटी ज्ञात करनी है तो वो भी हमें प्राप्त हो जाएगी। और इसके साथ में यदि आपको ऑब्जेक्ट की, मतलब ये बोल देगा इसकी वेलोसिटी दे देगा, फिर इसकी वेलोसिटी बोल दे, और ये बोल देगा कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है और इसकी इमेज 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही है, तो हमने कितना मोशन दिया मिरर को फाइंड आउट करें। तो ये इस वाले से ज्ञात करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा बोल दे कि मिरर 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है और ऑब्जेक्ट 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मिरर की तरफ जा रहा है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसके अंदर पुटअप करेंगे और आप इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब साथ में ही यहाँ पर हमें प्लस माइनस का ख्याल रखना है, यहाँ पर प्लस माइनस का भी ख्याल रखना होगा। ये फॉर्मूला तो आपके पास आ गया, लेकिन अब ध्यान रखना चिन्ह परिपाटी के अंदर क्या आता है, यदि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, यदि हम
पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, या नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो उसके हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये मिरर देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर इसका वेग हम नेगेटिव लेंगे -2 मीटर। इसका क्या लिखेंगे, हम इसको आगे इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, बताएंगे। यहाँ पर इसको समझ लो, मैं यहाँ पर इसको -2 मीटर प्रति सेकंड रखूंगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इसका 4 मीटर प्रति सेकंड रखूंगा। ये वाला इसके अंदर पुट अप करना है, इस फॉर्मूले में चिन्ह सहित आपको आंसर लिखना है, फिर आपका आंसर सही आ जाएगा। इस वाले को देखते हैं, इस वाले फॉर्मूले से हम, मैंने क्या बोला था, मिरर की तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी नॉट मिरर की तरफ से जा रहे हैं और ये वी नॉट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो Vm इसके अंदर क्या है, Vm की इसके अंदर कांस्टेंट है तो Vm का वैल्यू हमें 0 दिया गया है, ठीक है। तो ये 0 = Vi प्लस VO बटे 2, Vi प्लस VO बटे 2, तो V0 बराबर Vi प्लस VO, तो आ जाएगा VO बराबर -Vi, और मैंने यही आपको यहाँ पर बताया था, तो वही आपको यहाँ पर करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ, ये क्या 2 मीटर प्रति सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके अंदर मैंने क्या बोला कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो Vm की वैल्यू हम लिखेंगे -2 मीटर प्रति सेकंड, VO की वैल्यू रखेंगे हम 4 मीटर प्रति सेकंड, Vi की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसके अंदर पुट अप करेंगे, -2 = 4 प्लस Vi अपॉन 2, तो -4 = 4 प्लस Vi, 4 प्लस Vi, तो Vi की वेलोसिटी हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, -8। Vi की वेलोसिटी हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, -8। अब हमारा आंसर सही है कि नहीं, मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन जा रहा है तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हमें Vi की वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होनी चाहिए थी, जो हमें प्राप्त हो रही है। ये वेलोसिटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम स्फेरिकल मिरर्स के लिए, तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।